हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 9 से। एंड द चैप्टर नेम इज़ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। क्योंकि ये डिटेल वीडियो है तो ये पार्ट्स में ही डिवाइड की गई है, और एक बार आप इनको पार्ट्स की डिटेल की वीडियो समझ लेते हैं तो फिर आपको आसान हो जाएगा आंसर्स लिखना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे इन होम साइंस की डिटेल वीडियो भी डाली हैं, वन शॉट भी डाली हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस भी डाली हैं जो भी अभी तक मैंने चैप्टर्स कवर किए हैं। तो बस आपको करना ये है कि प्लेलिस्ट में जाना है और फिर अपनी जो भी पसंद की वीडियो है, यानी आपको वन शॉट देखना है तो आप वन शॉट देख सकते हैं, डिटेल देखनी है डिटेल देख सकते हैं, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखनी है तो वो देख सकते हैं। मैं यही आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि जब भी आप ये डिटेल वीडियो देखें तो उसके बाद इसी चैप्टर की, जो भी आप चैप्टर देख रहे हैं उसकी मल्टीपल चॉइस की भी वीडियो देख लें। उससे ये होगा कि जो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे वहाँ पे आप एकदम से उसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि होता ही है कि अगर आप एक साथ सारे चैप्टर्स को कवर करते हो तो आपको वो चीज़ उतना मज़ा नहीं आता, उतना आपको याद नहीं रहता है। या आप इसी चैप्टर को समझोगे, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है कि चैप्टर का नेम है फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जो फैशन है एक ऐसी ह्यूज इंडस्ट्री है जिसमें कि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। अब वो चाहे वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, मार्केटिंग में है, एडवर्टाइजिंग में है, या पब्लिशिंग या कंसल्टिंग में है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को फैशन की इंडस्ट्री में रोज़गार मिला हुआ है। और फैशन ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इससे एक फैशन आज की डेट में जो फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग है वो एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन भी बन गया है टुडेज़ वर्ल्ड में। अब है फैशन मर्चेंडाइजिंग। देखिए, फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है। फैशन मर्चेंडाइजिंग जो है इज़ अबाउट गेटिंग द राइट फैशन प्रोडक्ट्स टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यानी कि सही प्रोडक्ट्स का सही टाइम पे और सही जगह पे यूज़ होना, जिससे क्या होता है, ये होता है फैशन मर्चेंडाइजिंग। तो इसमें क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें प्लानिंग होती है कि व्हाट प्रोडक्ट्स टू सेल, कि क्या प्रोडक्ट को हमें ऐसी प्लानिंग कि किन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, उनकी क्या प्राइसेस होती हैं, क्या वो प्राइसेस डिसाइड करना, और उसको प्रमोट करना। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए एड्स यूज़ किए जाते हैं, ऐड बनाए जाते हैं, और उनको स्टोर पे कैसे डिस्प्ले करना है, और ये भी मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट जो है वो स्टोर पे अवेलेबल है या नहीं है। ये सब फैशन मर्चेंडाइजिंग में आता है। मेन क्या है कि गोल यही है इसका, फैशन मर्चेंडाइजिंग का, कि प्रोडक्ट्स को अपीलिंग बनाना कस्टमर्स के लिए, और उससे क्या होता है कि उनके बिजनेस जो है उसको भी वो सक्सेसफुली इस तरीके से रन कर सके। तो ये क्या है, एक तरह की दिस इज़ द बिजनेस साइड ऑफ फैशन है, फैशन मर्चेंडाइजिंग। फिर आता है, अगर ओरिजिन की हम बात करें कि फैशन मर्चेंडाइजिंग का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम ये कि जिसके पास जो चीज़ है तो वो अपनी उस चीज़ से दूसरे से जो अगर उसकी चीज़ को ले रहा है तो एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन जैसे कि फार्मर है, उसके पास गेहूँ वगैरह है ज़्यादा, और कि उसे कुछ और लेना है किसी से, तो वो अपने गेहूँ के बदले में उससे वो चीज़ लिया करता था। तो वो होता था बार्टर सिस्टम। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 1920 में रेडी टू वियर का बर्थ हुआ। यानी कि जो भी कपड़े हैं कि एकदम से, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स कह सकते हैं आप उसको, कि वो हुए। तो उससे वो क्या हुआ कि वो सेल कर रहे हैं, उसके बदले पैसा आ रहा है, तो उससे प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। और ये बहुत ही कम समय में जो ये है फैशन अपील है वो ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट टाइप हो गया मर्चेंडाइज का डिपार्टमेंट स्टोर्स में। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। देखिए, सिग्निफिकेंस यानी कि प्रभाव क्या है फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग का। तो फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग जो है वो मदद करता है ये समझने में कि कैसे फैशन बिजनेस वर्क करता है। उसके अलावा इसमें इंक्लूड करते हैं सारे प्रोसेस, जिसमें प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल है, अपैरल है, एक्सेसरीज है, और रिटेल स्टोर्स हैं। यानी कि इन सब में कि क्या कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है, उससे क्या अपैरल एक्सेसरीज बनाने हैं, या फिर रिटेल स्टोर्स जो है उन पर किस तरह की चीज़ों को पब्लिक के सामने रखना है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ फैशन बिजनेस है जो कि
वेयर वी ऑल्सो लर्न अबाउट टेक्सटाइल, जिसमें हम टेक्सटाइल के बारे में भी पढ़ते हैं, कैसा फैब्रिक है, उस फैब्रिक फाइबर को किस तरीके से बनाया जाए। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग जो है वो दो तरह से वर्क करता है। एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, ये कस्टमर को समझना कि नोइंग व्हाट कॉस्ट्यूम वांट एंड नीड, मतलब ये देखना कि किस तरह के कॉस्ट्यूम जो हैं उनकी ज़रूरत है और किस तरह के कस्टमर्स चाहते हैं। दूसरा ये है कि प्लानिंग करना और एग्जीक्यूट करना उस प्लानिंग को, कि कौन से प्रोडक्ट को ख़रीदें और कितना ख़रीदें और कब ख़रीदें और कैसे उसको बेचें, ये सब चीज़ जो है ये आता है। ये दो तरीके हैं जो फैशन मर्चेंडाइजिंग वर्क करता है। तो एक तरीके से फैशन मर्चेंडाइजिंग जो है वो रिटेलर्स की मदद करता है फिगर आउट करने में कि उनको क्या प्रोडक्ट सुटेबल है उनके स्टोर पे रखने के लिए और कितने समय तक वो इसको प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे रख सकते हैं, जैसे कि सीजनल आइटम्स वगैरह। फिर आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। तो प्रेजेंट टाइम में फैशन जो है एक ह्यूज बिजनेस बन गया है, बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल इसी फैशन की इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो डिज़ाइनर बन के हों या मैन्युफैक्चरर बन के हों या पब्लिशर और मार्केटिंग रिटेलर एडवर्टाइज़र, जो भी कुछ बन के हैं। तो फैशन डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बातें ज़रूरी हैं समझना, जैसे कि द नेचर ऑफ फैशन, ठीक है, इट्स फंक्शनिंग, वो कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स ऑफ फैशन, द रिलेशन बिटवीन फैशन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन। अच्छा, अब आता है फैशन टर्मिनोलॉजी। देखिए, फैशन में कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो उसके कंसेप्ट को, फैशन इंडस्ट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसके टर्म्स को भी समझें। जैसे सबसे पहले है फैशन। फैशन क्या है? फैशन एक स्टाइल है जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, कोई भी एक टाइम होता है उसमें पॉपुलर होता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ चल रही होती है तो कहते हैं ना ये फैशन चल रहा है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, कोई और फैशन चलता है। तो ये एक तरह का जो है वो स्टाइल है जो जिसमें उस स्टाइल को एक टाइम दिया जाता है पॉपुलर होने के लिए। फिर है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल रेफर करता है किसी भी पर्टिकुलर लुक को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, उस अपैरल या एक्सेसरीज की। तो स्टाइल जो है वो आते जाते रहते हैं लाइक फैशन के अंतर्गत। और जैसे कि कोई भी चीज़ फैशन चल रहा है किसी चीज़ का, तो आप उसको कैसे स्टाइलिंग कर रहे हो, वो चीज़ है। फिर है फैड्स और शॉर्ट। फैड्स क्या होता है? एक शॉर्ट लिव्ड फैशन होता है जो कि कम समय के लिए आता है। उसमें क्या होता है, वो एक तरह का इस तरह का होता है कि उसमें कमी होती है इस तरह की कि वो होल्ड कर सके कंज्यूमर की अटेंशन को लंबे समय तक, जैसे कि बैगी पैंट्स हैं, हॉट पैंट्स हैं, अनमैच्ड बटन्स हैं, ये बहुत कम समय में चले और ख़त्म हो गए। फिर है क्लासिक और स्टाइल। क्लासिक और स्टाइल जो होता है वो एक ऐसा होता है कि जो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। तो क्लासिक जो होता है इसको हम अगर कैरेक्टराइज करें तो वो सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन है जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है और कभी आउटडेटेड ईजीली नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि ब्लेजर जैकेट्स हैं, हर साल आपको देखने को मिलेंगी, पोलो शर्ट्स हैं, फॉर्मल पैंट्स हैं जो कि साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं। उसके बाद आता है फैशन डेवलपमेंट। फैशन डेवलपमेंट जो होता है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें फैशन के फंडामेंटल्स को समझना, उसकी हिस्ट्री, उसके डेवलपमेंट की हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ फैशन है वही मदद करती है डिज़ाइनर की उनको ये डिसीजन लेने के लिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह की चीज़ों का फैशन को चलाया जाए। तो देखिए, फैशन जो है वो रिलेटिवली एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में और मिडीवल टाइम में जो है वो फैशन इतना ज़्यादा नहीं था। स्टाइल बहुत लंबे समय तक चलते थे, वो सेंचुरी चला करते थे। लेकिन फिर जो रैपिड चेंज हुआ वो हुआ रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड यानी कि 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। और इस पीरियड में क्या हुआ, क्योंकि इस पीरियड में जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई तो डिफरेंट कल्चर्स आए, कॉस्ट्यूम्स आई, कस्टम्स आए, और उसके अलावा जो है लोग जो थे न्यू रूट्स इंट्रोड्यूस हुए, ट्रेड रूट्स इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा, फिर जो रिच पीपल होते थे वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए अलग अलग तरह की उनकी डिमांड्स होती थी। तो रेनेसा जो पीरियड था वो उसका आर्ट और कल्चर था, उसने भी मोर एक्सपेंसिव और मोर एलैबोरेट फैशन को इंट्रोड्यूस किया। तो एक ये हुआ कि अवेलेबिलिटी जब फैब्रिक की हुई, आइडियाज़ भी क्रिएट हुए, तो डिमांड्स और इस तरह से क्लोथिंग और एक्सेसरीज़ की वैरायटीज़ बढ़ी। फिर है फ्रांस द सेंटर ऑफ फैशन।
देखिए फ्रांस जो है वो एक इंटरनेशनल फैशन के उसमें स्टार्ट हुआ अर्ली 18th सेंचुरी में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब था तो तब तक सिर्फ दो तरह की क्लासेस थी, एक तो वेल्दी क्लास अमीर बहुत, या फिर बहुत गरीब। तो जो अमीर लोग होते थे वो अफोर्ड कर सकते थे फैशनेबल क्लोथ्स को। तो अराउंड 18th सेंचुरी में जो फ्रांस का किंग था लुई 14, उसके कोर्ट के जो मेंबर्स थे वो कोर्ट मेंबर्स वो ही ट्रेंड बिकेम द ट्रेंड सेटर्स ऑफ टेस्ट, मतलब वो जो ट्रेंड का चलता था वो सेट करते थे, और पेरिस जो था वो फैशन कैपिटल ऑफ यूरोप बना। तो फ्रांस जो है एक सेंटर ऑफ फैशन बना इसलिए क्योंकि रॉयल कोर्ट से उनको सपोर्ट मिलता था इस चीज़ का, और उस डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री भी हुआ। तो इसी वजह से जो सिल्क फैब्रिक रिबन लेसेस ये जो है ये सप्लाई की जाती थी रॉयल कोर्ट को फ्रेंच की बहुत सारी सिटीज़ से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये क्लोथ्स बनते थे उस टाइम पे, तो जो हैंडमेड होते थे क्लोथ्स, तो जो क्लोथ्स बनाया करते थे एग्जैक्टली जो वो होते थे उनको एक आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग जो है उसको एक टर्म दिया गया कूटवर, और उसमें जो मेल डिज़ाइनर होते थे वो कूटवरर टूअरर, और फीमेल डिज़ाइनर जो होते थे वो कूटवरर कहलाते थे। फिर हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था उसमें क्या हुआ कि बहुत सी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, और जब टेक्निक्स आई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी टेक्निक्स आई, बहुत सी मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई, तो उससे जो है जो काम हाथ से होता था अब वो मशीनों से होने लगा। अब जब मशीनों से होने लगा तो रैपिड ट्रेड एंड इंडस्ट्री से क्रिएट हुई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत सी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा, कम टाइम में होने लगा, और रैपिडली ट्रेड और इंडस्ट्री से क्या हुआ एक मिडिल क्लास क्रिएट हुई जो कि मनी स्पेंड करती थी लग्जरीज लाइफ पे इंक्लूडिंग बेटर क्लोथिंग। फिर इन्वेंशन हुआ सीविंग मशीन का। देखिए सीविंग मशीन जो है इन्वेंशन हुआ सीविंग मशीन का, वो उससे क्या हुआ कि जो हैंड क्राफ्ट का काम था वो अब मशीन से होने लगा, और अब फैशन जो है मोर ड्रामेटिक और मोर एक्सेसिबल हो गया सबके लिए। फिर इसमें सीविंग मशीन जो थी इसैक सिंगर थे जो कि जिन्होंने 1859 में एक जो मशीनरी जिसमें कि पैडल लगा होता है, मतलब एक पैर से चलाई जाती है, उसको इंट्रोड्यूस किया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो हाथ होते थे वो फ्री हो जाते थे और वो उस पर कंसंट्रेशन हो जाता था फैब्रिक पे। और सबसे पहले इस मशीन का जो यूज़ हुआ है वो हुआ है सिविल वॉर यूनिफॉर्म बनाने के लिए। फिर 1849 में जो है क्या हुआ कि जो एक यंग बॉय था लेवी स्ट्रेस, तो उन्होंने जो लेबर हैं उनके लिए एक पैंट इंट्रोड्यूस की, और जिसमें कि टूल्स उनको रखने के लिए पॉकेट्स हों, कि ऐसे इसलिए करा उन्होंने कि ताकि लॉन्ग टर्म तक उनको वो ये कपड़े पहने रहें और गंदे ना हो। तो उसके लिए उन्होंने जो फैब्रिक यूज़ किया, जो कि फैब्रिक पहले टेंट और वैगन कवर के लिए यूज़ किया जाता था, वो फैब्रिक यूज़ किया। और आप सुन के अचंभित हो जाएंगे कि वही एक आज जो है वो डेनिम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो लेबर लोगों के लिए जो पैंट लेवी स्ट्रेस ने टेंट के कपड़े से बना के तैयार की थी, आज वो अभी भी डेनिम के नाम से जाने जाती है। और यही एक ऐसा ओनली अपैरल है जो सेम है लास्ट 150 ईयर्स से। तो यही उन्होंने ही सबसे पहले लेवी स्ट्रेस ने ब्लू डेनिम का आविष्कार किया था। फिर है वुमेन ने भी स्टार्ट कर दिया सेपरेट स्कर्ट और ब्लाउजेज पहनना, और इससे जो है वो एक स्टेप था टुवर्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ रेडी टू वियर क्लोथ्स वुमेन के लिए। फिर 19th सेंचुरी में अफोर्डेबल फैशन जो है वो अब जनरल पब्लिक के लिए भी हो गया। फेयर में, बाजार में, जनरल स्टोर में लोगों को बहुत सारे चीज़ें मिलने लगी, और फिर जो है वो जो टाउन्स हैं उसमें बहुत सारे स्टोर्स ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई। उसके बाद आता है इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ फैशन इवैल्यूएशन। तो देखिए फैशन जो इवैल्यूएशन मतलब फैशन कैसे चलता है। तो सीज़न इन ईच सीज़न, हर सीज़न में नए जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो नए नए स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए अगर हर साल सेम चीज़ करेंगे तो कोई भी फैशन नहीं समझा जाता। तो फैशन का मतलब ये है कि नया नया इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर उसमें जब वो स्टाइल बनते हैं तो कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ अप्रूव कर लिए जाते हैं। तो फैशन की जो साइकिल है
उसके 5 स्टेजेस होती हैं। तो जिसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी और पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी और रिजेक्शन ऑफ स्टाइल। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं जिससे फैशन होके गुजरता है। तो फैशन साइकिल क्या होती है? द वे इन विच फैशन चेंजेस एंड यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज ए फैशन साइकिल, कि जिस तरीके से फैशन चेंजेस होता है और उसको डिस्क्राइब, और फैशन चेंजेस के जो फैशन साइकिल है वो 5 है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इस स्टेज पे जो डिज़ाइनर है वो अपने जो रिसर्च करता है, अपने आइडियाज़ और अपने डिज़ाइन को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। तो न्यू डिज़ाइन इंट्रोड्यूस होते हैं, वो चाहे वो लाइन से बने हुए हों या कलर से, शेप से, फैब्रिक से, इस तरीके से। तो इस स्टेज पे जो डिज़ाइन है, इस स्टेज पे जो डिज़ाइन है वो पहले डिज़ाइनर, बहुत से डिज़ाइनर हाउसेस को दिखाए जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलता है। फिर कॉस्ट्यूम जो है वो मिनिमल इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैशन इज़ ड्राइवन बाय फैशन इनोवेटर्स। फिर क्या होता है, जो फैशन आइकन्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, पहले वो उन लोगों को पहना के लोगों इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखा है आपने, जैसे ये रैम्प वॉक वगैरह होती है, तो क्या होता है, पहले वो जो कॉस्ट्यूम बनते हैं, पहले वो रैम्प जो मॉडल्स पहनते हैं, फिर वो इंट्रोड्यूस होता है। अब उसमें क्या होता है कि इस स्टेज पे मोस्ट स्टाइल जो है स्टाइलिश कपड़े बनते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं और उनका प्राइस लेवल भी हाई होता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उस फैशन के कपड़ों को खरीदते हैं। देखिए, अगर बहुत ही लाखों में जो कपड़ा बन रहा है, या आप तो करोड़ ही मान के चलिए, लाखों में करोड़ों में जो भी बन रहा है, तो अगर कोई बहुत ही अमीर लोग होते हैं तो वही फैशन जो मॉडल्स होते हैं उन्हीं के जो ओरिजिनल पहने हुए कपड़े होते हैं या जो उसी तरह के कपड़े उसको अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदते हैं। फिर क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। फिर क्या होता है, ये जो स्टेज है सेकंड वाली, इसमें जो ये ओरिजिनल जो डिज़ाइन बने हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा, लेकिन पसंद तो वो कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं, बट वो उनको खरीदने के लिए इतनी उनकी जो इनका नहीं खरीद सकते वो, तो फिर उसकी कॉपी बनाई जाती है। थोड़ा सा हल्का सा उसको जो है वो कम किया जाता है, उसके रेट्स को या उसकी थोड़ी सी क्वालिटी को। तो ये जो पॉपुलैरिटी स्टार्ट होती है इस फैशन के जो भी चीज़ आती है उसकी पॉपुलैरिटी स्टार्ट होती है इंक्रीजिंग। और कुछ जो डिज़ाइनर होते हैं और मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उन्हीं पॉपुलर स्टाइल और डिज़ाइन की कॉपी को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। बहुत घटिया नहीं होती, लेकिन बिल्कुल जो एकदम मॉडल्स पहनते हैं उनके जैसे भी नहीं होती। तो ये जो होती है इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ख़रीदते हैं, पहनते हैं, और बायर्स और प्रेस और पब्लिक ये सब चीज़ें इस लाइमलाइट में आती हैं। ये वाली फैशन की चीज़ है सेकंड स्टेज पे। फिर थर्ड स्टेज पे जो होते हैं वो पॉपुलैरिटी होती है, कि पीक ऑफ पॉपुलैरिटी। फैशन जो है अपनी हाइट पे जाता है और उसकी डिमांड इतनी हाई हो जाती है कि उसकी जो कॉपीज़ हैं वो कुछ के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं फैशन को कॉपी करते हैं और फिर इतना कि वो मास प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बन जाता है और वो फिर डिफरेंट प्राइस लेवल पे वो होता है, बिकता है। तो ये स्टेज जो है वो डिटरमिन करती है कि फैशन कितना चलेगा और या फिर बर्बाद हो जाएगा। तो इफ़ द स्टाइल इज़ शॉर्ट लिव्ड, अगर स्टाइल जो है वो कम समय के लिए चलता है तो उसको फैड बोलते हैं, और अगर लंबे समय तक चलता है तो उसको क्लासिक बोलते हैं। फिर है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। अब ये है, देखिए, जब एक पीक टाइम आता है तो उसका फिर डिक्लाइन टाइम भी आता है। तो जब ये बहुत ही एक प्राइम टाइम पे फैशन बहुत पहुंच जाता है ऊंचे उस पर, तो फिर फैशन अब थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब मार्केट में एक होता है कि कॉपीज़ पे कॉपीज़, पहले एकदम बिल्कुल ओरिजिनल, फिर थोड़ी उसकी कॉपी, और फिर इतनी घटिया उसमें कॉपीज़ बन जाती हैं कि वो डिज़ाइन को कॉपी कर करके आपको हर जगह आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो एक खुद ही मार्केट में देख के लोगों का भी दिल भर जाता है, फिर मोनोटोनस हो जाता है, हर कोई पहन रहा है, बोरिंग लगने लगता है। तो अब क्या होता है, लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, तो न्यू स्टाइल आना शुरू हो जाता है और पहले को जो है वो डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा जो ये सेल वगैरह लगती हैं वो इसलिए तो लगती हैं कि क्योंकि अब जो है वो चीज़ बिकेगी नहीं आगे और उनको नुकसान होगा, तो वो सेल लगा के ताकि सेल में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो सेल के थ्रू अफोर्ड करके अपना एक मन भर लें फैशन से रिलेटेड चीज़ पहनने का, इसीलिए वो सेल में लगती है, क्योंकि उनका डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि शॉप पे, शोरूम्स पे उन्हें नया माल एडजस्ट करना होता है। फिर है रिजेक्शन ऑफ स्टाइल।
देखिए आफ्टर डिक्लाइन, जब डिक्लाइन हो जाता है तो फैशन जो है एक आउटडेटेड हो जाता है. अब द रिजेक्शन ऑफ स्टाइल जस्ट बिकॉज कि जो इट इज़ आउट ऑफ फैशन कॉल्ड कंज्यूमर ऑब्जोलेसेंस. तो कंज्यूमर जो है वो ये नहीं चाहता कि मार्केट में वो डोंट वांट टू सी द फैशन इन मार्केट, दे स्टॉप बाइंग इट. अब क्या करते हैं, वो जो मार्केट में फैशन नहीं चल रहा है वो उस तरह की चीज़ें नहीं खरीदता कंज्यूमर भी, क्योंकि अब वो उसके प्राइसेस भी लो होने शुरू हो जाते हैं. और जो रिटेलर्स होते हैं वो भी अब वो इस तरह के कपड़ों को स्टॉक नहीं करते हैं. तो दिस इज़ द लास्ट फेज़, ये फैशन साइकिल का लास्ट फेज़ होता है जहाँ पे कंज्यूमर जो है ऑलरेडी टर्न कर जाता है न्यू लुक की तरफ, और जो नई साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है, नया फैशन स्टार्ट होने वाला होता है, उसकी तरफ रुख करता है. तो आपको ये इजीली जो है आज ये चैप्टर का इसी फर्स्ट पार्ट में यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपको आई होप ये फैशन साइकिल इजीली समझ में आ गई होगी. फैशन साइकिल का मतलब ये है, देखिए फैशन जो होता है वो एकदम बिल्कुल रिपीट होता रहता है. जो पुराने ज़मानों में जैसे बेल बॉटम चले थे, उसके बाद फिर दोबारा भी चल गया, फिर कुछ सालों बाद भी चलेंगे. तो फैशन के जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो यही करते हैं, पिछले उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेके अपना नया कुछ ऐड करके फैशन चलाते हैं. तो बस फैशन की जो साइकिल है वो 5 पार्ट में होती है. पहले तो इंट्रोडक्शन किया जाता है जिसमें कि रैंप वॉक वगैरह होती है, फैशन आइकन्स को पहना के कपड़े इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर उसी की हल्की थोड़ी सी कॉपी करके लोगों में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. फिर पॉपुलैरिटी जब होती है, जब मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उसकी कॉपी मास प्रोडक्शन कर लेते हैं. फिर एक डिक्लाइन पीरियड आता है जब हर जगह आपको हर जगह शोरूम्स तो छोड़ दें, आप लोकल दुकान पर फिर और थोड़ा सा और साइड में रोड पे आपको वही चीज़ें टंगी हुई दिखाई देंगी. तो एक तरह से मोनोटोनस हो जाता है, फिर लोग भी अब खरीदना बंद कर देते हैं. तो इस तरीके से फिर वो जो फैशन है वो डिक्लाइन हो जाता है, फिर कोई नया फैशन आता है. तो आप देखते ही होंगे, आपने खुद भी महसूस किया हो, कभी तो जो है वो स्ट्रेट फिट चल रही हैं पैंट्स, कभी वो बैगी पैंट्स चल रही हैं, फिर यही चलता है, एक ख़त्म होता है फिर दूसरा आ जाता है उसी तरीके से. तो यही सब इस चैप्टर में है. तो आई होप आपको इजीली ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा. समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके क्लासमेट्स को भी फ़ायदा हो सके. और आप जितना शेयर करेंगे मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक शेयर और एक लाइक तो कर ही सकते हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो है वो बुक से जो पढ़ाती हूँ तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, तो आप वो बेफिक्र होकर मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं. और मैं बुक से ही जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराती हूँ. अच्छा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 शॉट भी डालती हूँ. और उसके अलावा जब हमारे ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो डालूंगी. और अभी मैं ये भी प्लान कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको समझा सकूँ. तो आप प्लीज़ शॉर्ट को भी चेक कर लिया करिए, ठीक है. तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करिएगा. और नोट्स से मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि काफ़ी टाइम लग रहा है नोट्स बनाने में, और इजीली आपको समझ आ जाएगा क्योंकि अब मैंने बुक से पढ़ा दिया है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. तो प्लीज़ बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए. थैंक यू.